अस्सलाम वालेकुम जी। हम ऑपरेशनल रिसर्च में आज का हमारा टॉपिक होगा कि बिग एम मेथड क्या है। बिग एम मेथड हम कब यूज करते हैं, इस पे हमारी बहस होगी। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि बिग एम मेथड है क्या। बिग एम मेथड इज अप्लाइड व्हेन सिंपलेक्स और ड्यूल सिंपलेक्स मेथड इज फेल्ड। जब वो दोनों फेल हो जाते हैं तो फिर हम इसको यूज करते हैं। बिग एम मेथड is also applicable where simplex or dual simplex are applicable। और जहां जहां पे simplex मेथड और dual simplex मेथड अप्लाई हो सकते हैं वहां पे बिग एम मेथड भी अप्लाई हो सकता है। फिर हम इसके वर्किंग रूल की तरफ बढ़ते हैं। वर्किंग रूल इसका ये है कि सबसे पहले आपने देखना ये है, नंबर 1 पॉइंट इसका ये है, in question at least one inequality or constraint must be in the form of greater than equal to। कि आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें लाजमी तौर पे एक जो फॉर्म है वो इस तरह की होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल की, या उसमें सिर्फ इक्वल की साइन भी आ सकती है। देन वी यूज बिग एम मेथड। फिर हम बिग एम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इक्वल की साइन आ जाए या ग्रेटर देन इक्वल किया जाए। हमारा पॉइंट 2 है, इन क्वेश्चन इफ वी यूज सरप्लस वेरिएबल। अगर हम सरप्लस वेरिएबल यूज करते हैं देन आर्टिफिशियल वेरिएबल आर आल्सो यूज्ड। फिर हम जहां पे हम सरप्लस वेरिएबल यूज करेंगे साथ में ही हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स जिनको नाम दिया गया है A1 A2 A3, जितने आपके यानी सरप्लस यूज होंगे उतने ही आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल भी यूज होंगे। अब ये कैसे यूज करें ये तो हम क्वेश्चन में इसको डिटेल से देखेंगे। बहरहाल वर्किंग प्रोसीजर इसका यही है। फिर उसके बाद हमारे पास नंबर 3 पॉइंट ये है, नंबर 3 पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर कोई हमारे पास मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, इन द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम वी टेक कोफिशिएंट ऑफ AI। जो आर्टिफिशियल का AI से मुराद है जितने भी आपने आर्टिफिशियल ऐड किए हैं उन सब का कोफिशिएंट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में -m लेना इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इन द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम वी टेक कोफिशिएंट ऑफ AI इज केप्ट +m। यानी मैक्सिमाइजेशन में आपने आर्टिफिशियल कोफिशिएंट का आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोफिशिएंट -m लेना है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में। अगर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो आपने जितने भी आर्टिफिशियल ऐड करने हैं उनका जो कोफिशिएंट है वो m लेना है, यानी +m लेना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। 5th हमारे पास ये है पॉइंट वर्किंग रूल में, इन द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम वी चूज मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू। यानी अब हम सिंप्लेक्स की तरफ बढ़ गए। सिंप्लेक्स जो सिंपल सिंप्लेक्स मेथड था उसमें जैसे प्रॉब्लम हम डील करते थे, अब वही बात दोबारा वो करने लगा है कि अगर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है वो चूज मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो हम मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू चूज करेंगे कहा, इन CJ माइनस ZJ, CJ माइनस ZJ में, विच इज कॉल्ड की कॉलम। फिर आप उसको जो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू हुआ करेगी उसको आप की कॉलम का नाम दिया करेंगे। पॉइंट 6 पे ये है कि अब हमें की रो भी तो चाहिए। अब की रो कैसे चूज करनी, चूज लीस्ट रेशियो। जैसे हम सिंप्लेक्स में थीटा इज इक्वल टू BI ओवर KC। BI आपको पता है कि ये राइट हैंड साइड की तरफ इशारा होता है और KC से मुराद जो है कॉलम, की कॉलम आप उसको कहते हैं। तो लीस्ट चूज लीस्ट रेशो इन थीटा इज कॉल्ड की रो। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम इसके बनाएंगे यानी की कॉलम और राइट हैंड साइड को की कॉलम पे डिवाइड करके हमारे पास जो रेशोज बने उनमें से सबसे लीस्ट हम चूज करेंगे, वो हमारी की रो हुआ करेगी। दिस प्रोसेस प्रोसीड अंटिल CJ माइनस ZJ लेस देन इक्वल टू 0। यानी ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ये CJ माइनस ZJ सारे
नेगेटिव ना आ जाएं या सारे जीरो ना आ जाएं। और सिमिलरली, ये तो हमने मैक्सिमाइजेशन की बात की है, सिमिलरली इन दी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, और वैसे जैसे सिंप्लेक्स का प्रोसीजर है आप उसको दोबारा से देख भी सकते हैं, लेक्चर हमने जो पहले किया हुआ है उसमें वो चूज मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, उसमें मैक्सिमाइजेशन में मोस्ट पॉजिटिव वैल्यूज, तो मिनिमाइजेशन में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू इन Cj माइनस Zj विच इज कॉल्ड की कॉलम। तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास की कॉलम आ गया। तो ये हमारे पास इसका वर्किंग रूल है। उसके बाद ये है कि ये डेफिनेशन है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होता है। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इफ कंस्ट्रेंट्स आर इन ग्रेटर देन इक्वल टू आर इक्वल फॉर्म। अगर कंस्ट्रेंट आपके इस फॉर्म में है, ग्रेटर देन इक्वल या इक्वल फॉर्म में, देन वो इंट्रोड्यूस्ड एन अदर वेरिएबल, फिर हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे कोई एक और वेरिएबल जिसका नाम पड़ गया आर्टिफिशियल वेरिएबल। और इसमें एक नोट बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है, इफ ओनली इक्वल साइन अकर, अगर सिर्फ आपकी कोई इक्वल साइन अकर आ रही क्वेश्चन में, वो नजर आ रही, देन वो ओनली यूज आर्टिफिशियल वेरिएबल। फिर हम सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल को यूज करेंगे, नॉट स्लैक वेरिएबल, नॉट सरप्लस वेरिएबल। तो इन चीजों को आपने मद्देनजर में रखना है। ये हमारा वर्किंग प्रोसीजर है। ये अगर आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई तो फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन करना बड़ा आसान है, क्वेश्चन करना फिर मुश्किल नहीं रहता। तो हम अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन को हम कैसे डील कर सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, मैक्सिमाइजेशन का हमने क्वेश्चन लिया हुआ है कि z इज इक्वल टू 3x1 माइनस x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हमारे पास ये हैं। अब देखिए ना, हमारे पास ये आ गया ग्रेटर देन की एक साइन। जैसे ग्रेटर देन की साइन आई है तो हम इसमें बिग एम मेथड यूज कर सकते हैं। तो एनीवे, सॉल्व बाय बिग एम मेथड। अब हमने इसको सॉल्व करना है बिग एम मेथड से, और हम इसमें डिटेल से पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से आ जाए। तो बिग एम मेथड की तरफ बढ़ते हैं कि अब हम इसको कैसे डील कर सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले हमें वो सारा वर्किंग जो प्रोसीजर है वो याद होना चाहिए कि वो हम कैसे कैसे डील करते हैं। वो सारी बातें आपके ज़हन में, सिंप्लेक्स मेथड की भी वो भी होनी चाहिए। एनीवे, जो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो z तो बाद में लिखेंगे, पहले इसको हम सेटल कर लें कि ये जो इनइक्वलिटीज हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। यानी 2x1 प्लस x2। अब ये हमारे पास लेस देन इक्वल की साइन है, ग्रेटर की नहीं है। तो इसका मतलब है यहां पे जस्ट क्या इन्वॉल्व होगा, स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा और कोई भी नहीं। उसको हम s1 का नाम रख लेते हैं, इज इक्वल टू 2। और इसी तरह जब आप इस पे अप्लाई करेंगे, अब ये आ गया x1 प्लस 3x2। अब ये ग्रेटर देन की साइन आ जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ करेगा कि सरप्लस वेरिएबल के साथ साथ हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस होगा। तो ये आ जाएगा माइनस s2 प्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 विच इज इक्वल टू 3। तो ये इस तरह से यूज होगा, माइनस s2 प्लस आर्टिफिशियल, क्योंकि साइन कौन सी आ गई हमारे पास, ये ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन आ गई, तो इसलिए हमने ये इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद हमारे पास है x2। तो x2 की जो इनइक्वलिटी है वो लेस देन की है, तो लेस देन में हम इंट्रोड्यूस नहीं करवाते। तो ये हमारे पास s3 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब हम इनिशियली जैसे सिंप्लेक्स में वो करते थे कि x1 और x2 को हम 0 पुट करके s1 और s2 की वैल्यूज निकाल लेते। लेकिन अगर आप डीपली यहां से देखें कि अगर सिर्फ x1 और x2 को 0 करूं तो यहां से तो s1 निकल आएगा, यहां से s3 भी निकल आएगा। लेकिन ये नहीं ना निकलेगा x1, ये तो 0 हो जाएंगे, दो फिर वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो इसलिए क्योंकि हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यूज चाहिए, हमें इस दफा s2 भी 0 लेना पड़ेगा, ये s2 भी 0 लेना पड़ेगा। तो यहां पे हम इनिशियली क्या करेंगे, x1 0 रखेंगे, x2 0 रखेंगे और s2 भी 0 रखेंगे।
x2 x1 x2 और s2 तीनों की वैल्यूज हम इनिशियली 0 पुट करेंगे। यानी इनिशियल कंडीशन इसकी क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन हम यूज करेंगे x1 और x2 और s2। इस s2 की भी वैल्यूज हम 0 रख लेंगे। तो सारी वैल्यूज हम ये जो x1 x2 और उसमें जो हमारे पास स्लैक वेरिएबल या सरप्लस जो भी है वो भी हमें 0 रखना पड़ेगा, ताकि ये हमारे पास आर्टिफिशियल जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज आ जाए। जब हम इनकी वैल्यूज इन तीनों में लगाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा s1 2 के इक्वल, a1 3 के इक्वल और s3 की वैल्यूज हमारे पास 4 आ जाएगी। तो ये हमारे पास बन गया s1 इज इक्वल टू 2, s3 यहां से जब हम x2 0 लगाएंगे तो x3 हमारे पास 4 आ गया, और जब ये तीनों हम 0 लगा देंगे तो फिर a1 हमारे पास 3 आ जाएगा। तो a1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो हमने तीन जो वैल्यूज हैं वो हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब हमने बढ़ना है इसके टेबल की तरफ। जो फर्स्ट बिग एम मेथड का जो टेबल है वो हमने बनाना है। यानी हम अब इसको लिख सकते हैं कि फर्स्ट बिग एम बिग एम मेथड टेबल। तो ये हम टेबल उसका बनाने लगे। तो सबसे पहले वैसे जैसे हम सिंप्लेक्स में सारा टेबल बनाते थे वैसे ही है सारी डीलिंग इसकी। यानी यहाँ पे CJ आ जाएगा सबसे पहले कि CJ हमने कैसे करना है, फिर हमारे पास ये आ जाएगा Z की वैल्यूज आ जाएगी, और ये हमारे पास CB आ जाएगा कोफिशिएंट्स ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। तो ये सारा आ जाएगा। लेकिन जो हमने काम किया है, हमने वो 0 लगा के वो वैल्यूज निकाली हैं। अब उसी में आप दोबारा एक दफा फिर चले जाए जो इनिशियल कंडीशन में लगाया। अब हमने लिखना था, ये लिखने के बाद कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम कैसे लिख सकते हैं। अब इसको बड़े ध्यान से देखना है। यही आपका वो सारा थीम है कि इसको कैसे लिखा जा सकता है। यानी ये हमारे पास 3x1 तो वैसे ही था, ये जरा चेक कर लें Z की वैल्यूज 3x1 यहां पे हम लिख रहे हैं 3x1 माइनस x2, ये तो गिवन था, वो इतनी वैल्यूज लिख ली। अब जितने आपने आर्टिफिशियल यूज किए हैं या स्लैक वेरिएबल्स यूज किए हैं वो भी अब इसमें लगाने। आप फर्ज कर लें हमने s1 यूज किया तो 0s1 आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लगा देना। हमने फिर s2 की वैल्यूज यूज की है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप 0s2 लगा दें। फिर हमने s3 की है x3 लगा दें। अब ये प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन का, तो आर्टिफिशियल भी लगाना है, तो -m आर्टिफिशियल 1। तो ये आपका टोटल ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। यानी इस तरह लिखे, फिर स्लैक वेरिएबल सारे इंट्रोड्यूस करवा लें, और फिर आप एंड पे जो है वो आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करवा लें। तरतीब आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, मतलब ये कोई बीच में से भी लगा सकते हैं या स्टार्ट ही इधर से ले सकते हैं, बाकी वो बाद में, वो आपकी मर्जी है कि वो आप कैसे करना चाह रहे हैं। तो बहरहाल वो जितने आपने स्लैक या सरप्लस वेरिएबल यूज किए हैं वो उनके 0 लगाएंगे। और अगर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो आर्टिफिशियल के साथ -m आएगा, और अगर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो उसके साथ +m आएगा। तो ये इस तरह से आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी लिख लेना है। तो अब हम बढ़ते हैं टेबल की तरफ कि टेबल इस तरह से हमने सिलेक्ट कर लिया, और बाकी वही हम लिखेंगे इसके कोफिशिएंट्स। अगर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के देखें कोफिशिएंट्स तो हमारे पास देखिए 3 है, -1 है, तो यहां पे आप लिखें कि 3 है, ये आप लिखें -1 है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है 0 0 0 3 0 है, तो आप यहां पे भी 3 0 लिख लें, 0 0 0 लिख लेंगे। और फिर उसके बाद आर्टिफिशियल का जो वेरिएबल है वो हमारे पास -m है, यानी अब हम वहां पे लिख लेंगे -m।
ये हमने लिख लिया। अब ये किसका कोफिशिएंट है, ये x1 का कोफिशिएंट है, इसलिए ये लिख लिया। अगर आप देखें कि 3 किसका कोफिशिएंट है, x1 का, और -1 किसका कोफिशिएंट है, x2 का। और ये हमारे पास S1 है, S2 है, S3 है, और ये आपको पता -m जो है वो आर्टिफिशियल वेरिएबल का वो कोफिशिएंट है। तो C भी हमारे पास ये आ गए हैं। अब हमने लिखने होते हैं हमारे पास यहाँ पे स्लैक या सरप्लस वेरिएबल्स, लेकिन यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमने जो लिखने हैं वो जस्ट वही लिखने हैं जिनकी ये वैल्यूज आई हैं। मसलन वैल्यूज आई है S1 की, वैल्यूज आई है S3 की, वैल्यूज आई है A1 की, यानी आर्टिफिशियल वन। बस यही 3 लिखे जाएंगे, बाकी नहीं लिखे जाएंगे हमारे पास ये Z के कॉलम में। तो यानी हम लिखेंगे S1, S3 और A1। S2 का जिक्र नहीं होगा क्योंकि S2 को हमने 0 मान के वो किए थी कैलकुलेशन, तो उसको नहीं आप लिखेंगे। यानी आप इस तरह से लिख सकते हैं S1, तो आप तरतीब जैसे मर्जी रख लें, मसलन A1 पहले लगा लेंगे, वो लगा लें, और ये S3 आ गया। अब बेसिक कोफिशिएंट्स में इनके आप कोफिशिएंट्स देख लें। बेसिक वेरिएबल्स में S1 का कोफिशिएंट है 0 है, A1 का कोफिशिएंट -m है, तो ये -m लग गया, और S3 का कोफिशिएंट हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे वो 0 वैल्यूज आ गई। और इसी पैटर्न से हम दूसरी इनइक्वालिटीज के हिसाब से इनको लगा सकते हैं। आप जरा ये देख लें कि हम कैसे डील करते हैं। ये 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर हमारे पास फिर 1 आ जाएगा, यानी 2 1 1, बाकी हमारे पास 0 आ जाएगा। 2 1 1 और ये सारी वैल्यूज हमारे पास 0 आ जाएंगी, क्योंकि पहले जो हमारे पास ये इक्वेशन हमने बनाई है इसमें तो आर्टिफिशियल वेरिएबल ही नहीं है, तो वो उसकी वैल्यूज भी 0 आ जाएगी। फिर ये 1 3 और S1 तो 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारे पास 1 आ जाएगा। यानी ये हमारे पास आ जाएंगे 1 3 0 -1 0 1, ये आ जाएगा। इसमें ये यूज हो गया। S1 यहाँ पे 0 था, लेकिन S2 हमारे पास -1 है। और इसी तरह आप देखिएगा कि X1 हमारे पास 0 है, लेकिन X2 1 है, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। फिर उसके बाद S1 S2 वो सारे 0 हो गए, तो S1 0 S2 0। हाँ, S3 की जो है वो हमारे पास है, S3 का कोफिशिएंट 1 है, और आर्टिफिशियल वेरिएबल इसमें है ही कोई नहीं। इस इक्वेशन में कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब ये है उसका कोफिशिएंट हमारे पास 0 आ गया। आर्टिफिशियल तो वो हमारे पास कोई नहीं। उसके बाद हम लिखते हैं, यानी अपने वो कॉलम में BI, यानी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, एक 2 3 और 4 है, तो वो हम लिख देंगे 2 3 4। ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, और ये 4 आ गया, तो ये वैल्यूज हम लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या करना होता है कि बिल्कुल इस कॉलम के साथ ही, अब यहां पे BI के जो साथ है बिल्कुल वैसे ही आपने, जैसे हम सिंप्लेक्स में बनाते थे उसी पैटर्न से आपने ये बनाना है। यानी थीटा आपका क्या हो जाएगा कि BI ओवर की कॉलम, BI ओवर की कॉलम, ये हमारे पास आ गया इसका फार्मूला, BI ओवर की कॉलम। तो ये हमने बना देना इसके BI के साथ यहां पे। अब आप लोग जानते हैं कि इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम ZJ निकालते हैं। और ZJ क्या होता है कि वही जो आप सम अप करते हैं, समेशन लगाते हैं CB इनटू jth कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स, और उनको फिर आप ZJ में लिखते हैं। यानी मैं 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 आ जाएगा, लेकिन मैं जैसे ही इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 आ जाएगा, और 0 को 0 के साथ इस, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -1, ये -1 आ जाएगा। और इसी तरह इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 0 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ तो -3m आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। फिर मैं इसके साथ कर रहा हूँ 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, फिर इसके साथ करूंगा 0, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये m आ जाएगा।
फिर इसके साथ करूंगा ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो आ जाएगा। फिर इसके साथ करूंगा तो ये जीरो आ जाएगा, और फिर इसके साथ करूंगा तो ये -m आ जाएगा। यानी फिर ऐड करके हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो जीजे हमारे पास आ गया -m, -3m, 0m, 0, -m। फिर हमने क्या निकालना होता है, फिर हमें वैल्यूज चाहिए होती हैं कि CJ माइनस ZJ क्या है, ये वैल्यूज हमें चाहिए होती हैं CJ माइनस ZJ। तो CJ हमारे पास ये पड़े हुए हैं, उसमें से ZJ आप माइनस करते जाएं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 + m, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा -1 + 3m, और ये तो 0 ही आ जाएगा। और अगला फैक्टर जो है वो हमारे पास -m आ जाएगा, और उससे अगले फैक्टर्स जो हैं वो दोनों 0 0 आ जाएंगे हमारे पास। तो ये टोटल हमारे पास ये 3 और 3 6 कॉलम है, और ये भी 3 और 3 हमारे पास 6 आ गए। अब ये प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन का। मैक्सिमाइजेशन में आप देखें कि मोस्ट पॉजिटिव वैल्यूज कौन सी आ रही है इसमें। अब देखिए ना, m को जब तक हम डिफाइन नहीं करते तब तक आप इसको नहीं समझ सकेंगे कि हमने क्या करना है। तो इसका मतलब ये है कि m अगर आपने डिफाइन करना है तो उसका सिंपल ये है कि m जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर है आपकी, तो उसके लिए देखें कि हम पॉजिटिव वैल्यूज कौन सी m की लगाएं कि सबसे बड़ी वैल्यूज जो आए, तो वो ज़ाहिर है 3 + m है। ये हमारे पास एक मोस्ट पॉजिटिव वैल्यूज आ गई। लेकिन अगर हम चेक करें, लेट्स सपोज दिखने में तो ऐसे लग रहा है ये बड़ी वैल्यूज ये, लेकिन लेट्स सपोज हम ये करते हैं m की जगह 10 लगा देते, तो ये 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 लगाएंगे तो ये 30 में 1 गया 29, तो बड़ी वैल्यूज ये बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका मोस्ट पॉजिटिव नंबर है वो आपके पास ये है, ये वाला मोस्ट पॉजिटिव नंबर, ये है मोस्ट पॉजिटिव नंबर। तो ये मोस्ट पॉजिटिव नंबर है। अब ये दूसरे नंबर पे है, तो इसका मतलब ये है कि सेकंड जो कॉलम है वो आपका लीडिंग कॉलम है, वो की कॉलम है। ये हमारे पास जो कॉलम आया ये की कॉलम आया। अब मसला रह गया है कि हमारे पास की रो क्या आएगी। तो की रो हमें वो रेशो लेनी पड़ेगी। तो हम अब रेशो का मामला करने लगे हैं कि रेशो को हम किस तरह से डील करते हैं। अब 2 ओवर की कॉलम यानी 2/1, ये हमारे पास 2 आ गया, और इसी पैटर्न से ये हमारे पास 3/3 जो है वो 1 आ गया, और इसी तरह से हमारे पास 4/1 ये 4 आ गया। अब लीस्ट रेशो जो हमारे पास है वो 1 आई है। तो 1 जो लीस्ट रेशो है उसी की जो रो होगी वो हमारे पास वो कहलाएगी की रो। तो हमारे पास ये सेकंड पे जो आई है ये 1, ये लीस्ट रेशो। अब इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास एक रो बन गई है, ये बन गई है की रो। ये हमारे पास आ गया था की कॉलम, ये वाला की कॉलम है, और ये वाली की रो है। तो यहां से हमने सिलेक्शन ये कर ली कि हमारे पास ये मोस्ट पॉजिटिव आया और ये लीस्ट रेशो आई है, तो ये रो होगी और ये हमारा कॉलम हो गया। अब जहां पे रो और कॉलम की इंटरसेक्शन हो रही है वो आपके पास पिवट एलिमेंट है या लीडिंग एलिमेंट है। इसको आपने 1 बनाना है, और उसके ऊपर वाले एलिमेंट को भी 0 बना देना, और नीचे एलिमेंट को भी 0 बना देना है, जैसे आप रिड्यूस एशेलन फॉर्म में करते होते थे रो ऑपरेशन करके। वो सारा काम अब हमने शुरू कर देना है, जैसे कि हमने सिंप्लेक्स में भी ये काम किया, और हमने इसी पैटर्न से ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड में भी रिड्यूस एशेलन फॉर्म वाला काम किया सारा। और जब हम इसमें रिड्यूस एशेलन फॉर्म लगाएंगे, यानी हमारे पास ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो ये देखें ना कि ये पिवट एलिमेंट हमारे पास 1 बनना चाहिए। तो ये 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल ये है कि आपको ये जो रो 2 है इसको आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसमें चेंजिंग आ जाए। फिर उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास डिवाइड करने के बाद 1 आ जाएगा, और इसको फिर आप 1 में से 1 को माइनस करेंगे, चेंजिंग लेके यानी R1 में से R2 को माइनस करेंगे,
तो R1 में चेंज आ जाएगी, और इसी पैटर्न से R3 में से R2 को माइनस करेंगे तो R3 में चेंज आ जाएगी। यानी ये हमने रिड्यूस एशेलन फॉर्म इस पे लगानी है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आउटगोइंग वेरिएबल कौन है और इनकमिंग वेरिएबल कौन है। अब देखिए इंटरसेक्शन यहाँ पे हुई है 3 में, अब जाएगा कौन, ये वेरिएबल A1 जाएगा आर्टिफिशियल वेरिएबल, और इनकमिंग कौन आएगा, X2 आएगा। तो हम ये एक जुमला लिख लेंगे कि हमारे पास जो आउटगोइंग वेरिएबल है, अब देखिए लीडिंग एलिमेंट हमारे पास क्या आया था, 3 आया था। आउटगोइंग वेरिएबल वो हमारे पास आर्टिफिशियल है। इनकमिंग वेरिएबल वो हमारे पास X2 है। यानी अब ये लीव कर जाएगा आउटगोइंग वेरिएबल और इनकमिंग आ जाएगा हमारे पास X2 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट टेबल की तरफ बढ़ते हैं कि आफ्टर रिड्यूसिंग एशेलन फॉर्म वी गेट दिस टेबल। तो रिड्यूस एशेलन फॉर्म जो मैंने रो ऑपरेशन बताए वो आपने उस पर करने हैं, और हमें जो है वो फॉर्म इस तरह से मिल जाएगी। यानी सेकंड जो टेबल है हमारे पास, सेकंड बिग एम टेबल जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। और ये काम हमने कब तक करना है, जब तक के सारे CJ माइनस ZJ के नेगेटिव ना आ जाएं या वो 0 ना आ जाए, तब तक हमने ये काम करते रहना है। तो अब हमारे पास जो टेबल है वो नेक्स्ट वो बन जाएगा हमारे पास CJ और फिर हमारे पास ये आ जाएगा Z, और ये आ जाएगा CB, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 -1 0 0 0 -M, और हमारे पास फिर राइट हैंड साइड आ जाएगी जिसको हमने नाम दिया हुआ है BI का, और ये हमारे पास आ जाएंगे X1 X2 S1 S2 S3 A1, और ये हमारे पास कोफिशिएंट्स। अब देखिए हमारे पास पहले जो वेरिएबल्स थे इनकमिंग और आउटगोइंग कौन गया है, हमारे पास S1 था, तो S1 तो हमने ऐसे लिख लिया। अब ये लीव हो गया A1, उसकी जगह पे X2 आ गया, तो यहाँ पे X2 लिखा जाएगा, और उसी का ही कोफिशिएंट फिर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखेंगे। और ये जाने के बाद बाकी रह गया हमारे पास S3, वो S3 हमने वैसे लिखी है। और रिड्यूस एशेलन फॉर्म बनने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बन गई है 5/3, और ये आ गया 0 1 1/3 और 0 -1/3। तो ये हमारे पास ऑपरेशन आ गया, और ये इसी तरह से 1/3 1 0 -1/3, ये 1 0 1/3 1 0 -1/3, और ये हमारे पास आ गया 0 1/3, और ये आ गया -1/3 0 0 1/3 1 -1/3, और इसी तरह जो राइट साइड वो चेंज होके बन जाएगी 1 1 3 आ जाएगी। नहीं जी, ये हमारे पास सेकंड जो आया था टेबल वो आ गया। अब इसी पैटर्न से जैसे हम कर रहे हैं, आप कोफिशिएंट्स लिखें जरा बेसिक के। S1 का कोफिशिएंट 0 है, X2 का कोफिशिएंट्स वो -1 है, और X3 का कोफिशिएंट वो 0 है। तो हमने उसी पैटर्न से ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ही देख के ये लिखने होते हैं। ओके, अब आ गया जी ZJ। अब ZJ जो है इसके कोफिशिएंट्स हम लिख सकते हैं ZJ के
कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके वो सारा मामला करके जो हम करते हैं सम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 -1/3 -1 0 1/3 0 -1/3 और ये हमारे पास आ जाएगा CJ माइनस ZJ। जब ये आ जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा CJ माइनस ZJ। जब आप करेंगे माइनस तो ये आ जाएगा 10/3 और ये आ जाएगा 0 0 -1/3 0 -m + 1/3। तो ये आ गए हमारे पास -m + 1/3। अब अगर हम m की जितनी भी वैल्यूज लगा लें उससे बड़ी वैल्यूज ये 10/3 आएगी। तो 10/3 जो है ये मोस्ट पॉजिटिव नंबर है आपका। ये क्या है? मोस्ट पॉजिटिव नंबर। अब ये मोस्ट पॉजिटिव नंबर जो है ये आपकी जो रो बन जाए कॉलम बन जाएगा, इसको आप कहेंगे की कॉलम। की कॉलम। अब हम रेशो निकालेंगे, रेशो से फिर हमारा ये पता चलेगा कि लीस्ट रो कौन सी है। यानी अब हम लीस्ट रेशो निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू B/KC की कॉलम। अब 1/5/3 करेंगे, 1/5/3 तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/5 और इसी तरह से 1/1/3 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। और जब इसको आप करेंगे कि 3/-1/3 तो वो तो नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव हम वैसे ही लीव कर देते हैं। तो इसका मतलब है लीस्ट रेशो कौन सी आएगी? 3/5 आएगी। तो 3/5 आएगी तो ये आपकी की कॉलम हो गया। यानी हमारे पास अब जो की रो जो है, सॉरी की रो जो है वो ये होगी हमारे पास। अब की रो में और की कॉलम जहां पे इंटरसेक्शन कर रहे हैं वो आपका लीडिंग एलिमेंट है। लीडिंग एलिमेंट 5/3 है। तो लीडिंग एलिमेंट को पहले आपने 1 बनाना है। 1 बनाने के बाद ये नीचे आपने 0 0 बनाने हैं। और 1 कैसे बनेगा? आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 3/5 से या आप डिवाइड कर लें 5/3 से, तो ये 1 बन जाएगा। फिर उसके बाद ये सारा प्रोसीजर आ जाएगा। तो एनीवे ये हमारे पास इनकमिंग वेरिएबल अब कौन सा आ रहा है? x1 आ रहा है इनकमिंग वेरिएबल, और आउटगोइंग कौन हो रहा है? S1 आपका आउटगोइंग वेरिएबल हो रहा है। यानी हमने जो नेक्स्ट टेबल लिखना है उसमें फिर हमारे पास S1 की बजाय x1 आ जाएगा अगले टेबल में। यानी रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में जब आफ्टर कन्वर्टिंग आप तो पूरा प्रोसेस करेंगे कि रो को किससे मल्टीप्लाई किया, लेकिन मैं वो डायरेक्टली अब लिख रहा हूं आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वी गेट टेबल, फिर हमें इस तरह का टेबल मिलेगा। तो वो हमें जो टेबल मिलेगा वो टेबल कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास। यानी वो बन जाएगा CJ, फिर ये हमारे पास आ गया Z, ये आ गया CB, और ये कोफिशिएंट्स उनके आ जाएंगे 3 -1 0 0 0 -m, और इसी पैटर्न से ये आ जाएगा x1 x2 s1 s2 s3, और ये आर्टिफिशियल वेरिएबल a1, और इसी पैटर्न से ये आ जाएगा bi, और ये बन जाएंगे हमारे पास। अब s1 जब निकल जाएगा तो x1 आ गया, और यहाँ पे x2 आ गया, और ये हमारे पास s3 आ रहा था। अब इनके कोफिशिएंट्स ये हैं, x1 का 3 है, x2 का -1 है, और s3 का कोफिशिएंट हमारे पास 0 आ गया। और बाकी हम उसमें फिल कर लेंगे कोफिशिएंट्स 1 0 3/5। आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म वी गेट 1/5 0 -1/5, and similarly in the same pattern 0 1 -1/5 -1/5
0 2 over 5, 0 0 1 over 5, 2 over 5 और 1 एंड -2 over 5 और हमारे पास जो बी आई राइट साइड वो बन जाएगी मैट्रिक्स की 3 over 5, 4 over 5 और ये हमारे पास आ गया 16 over 5 और यहां से हम निकालेंगे जीजे हमारे पास आ जाएगा 3 -1 2 1 0 -1 और इसी पैटर्न से ये हमारे पास आ जाएगा CJ माइनस ZJ। CJ माइनस ZJ जब करेंगे तो ये आ जाएगा 0 0 -2 -1 0 और नेक्स्ट वन आ जाएगा -m+1। अब आप देखें कि यहाँ पे आप पॉजिटिव आप रखेंगे, अगर फर्ज करें पॉजिटिव इंटीजर है, m से मुराद क्या है कि m बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे, मसलन 1 रख रहे हैं तो 0 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो बाकी वो सारे नेगेटिव आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये -m+1 क्या है, आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे लगा लें, या तो 0 आ जाएगा 1 लगाने पे तो ये 0 हो जाएगा, या फिर ये नेगेटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि CJ माइनस ZJ जो है वो सारे लेस देन इक्वल टू 0 आ गए। जैसे ही लेस देन इक्वल टू 0 आ गए तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोसेस है, जो आपने आखिरी टेबल थर्ड टेबल लिखा है, तो ये कंप्लीट की तरफ बढ़ गया। यानी x1 की जो वैल्यूज है वो आपके पास ये BI से देखें 3 over 5 आ गई, x1 आपका 3 over 5 आ गया और x2 की इसी तरह वैल्यूज 4 over 5 आ गई और इसी तरह S3 की जो वैल्यूज है S3 वो हमारे पास 16 over 5 आ गई। तो यहां तक हम पहुंच गए और हमें चाहिए थी मैक्सिमम वैल्यूज और z हमारे पास है 3x1 माइनस x2 और z की जो मैक्सिमम वैल्यूज है वो अब हमें हासिल हो गई है कि x1 की जगह पे आप लगा लें 3 over 5 और x2 की जगह पे लगा लें 4 over 5 और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ z इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इसका बड़ा डिटेल में हमने क्वेश्चन को किया और इसके प्रोसीजर को मैक्सिमाइजेशन जो है बिग एम मेथड में उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसी पैटर्न से हम फिर आगे सीखेंगे कि मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो तो फिर उसको हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकेंगे कि मिनिमाइजेशन को कैसे डील कर सकते हैं। तो आज के ये इस लेक्चर के लिए इतना ही है। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। कोई मसला हो तो हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफिज।